आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले समाज में दबे कुचले लोगों को बराबरी का हक देने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण समाज के उन पिछड़े लोगों के लिए था जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, और उनको संविधान में ये क्लास दिया गया कि उनको जो है आरक्षण दिया जाए, पढ़ाई में आरक्षण दिया जाए, राजनीति में आरक्षण दिया जाए और सर्विसेज में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का लाभ कुछ हद तक के तो मिला, लेकिन जितने परसेंट का आरक्षण किया गया था वो आरक्षण नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी पूर्ववर्ती सरकारों की थी। उन लोगों ने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरी तरह से लागू करके बैकवर्ड क्लास और दलित क्लास को आरक्षण दिया जाए, सर्विसेज में आरक्षण दिया जाए, शिक्षा में आरक्षण दिया जाए और तमाम उन चीज़ों में बराबरी का दर्जा दिया जाए जिनमें अन्य लोगों को दिया जाता था और इन लोगों को नहीं दिया गया। बस। बैकवर्ड फेडरेशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन बाबू सुरेंद्र यादव जी, हमारा साथ देने के लिए मुन्ना सिंह यादव जी, जो ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद से अभी लखनऊ से रिटायर हुए हैं, उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संरक्षक हैं, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के संरक्षक हैं। हमारे साथ हैं भोला पटेल जी, जो बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं और लखनऊ बार के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। ये भी अपने विचार हम लोग साथ साझा करेंगे। भोला सिंह पटेल जी, एडवोकेट। RY यादव जी बैकवर्ड फेडरेशन में लगातार काम कर रहे हैं और तमाम जानकारी इनके पास इस तरह की है जो शायद आम लोगों के पास ना हो कि आरक्षण से क्या वो फ़ायदा माकूल था, यानी पूरा था या सही था या मिला ही नहीं। जो आरक्षण हुआ, क्या आरक्षण का फ़ायदा सभी को मिला उतना जितना मिलना चाहिए, या खाली आरक्षण के नाम पे ठगा गया? सुरेंद्र यादव जी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 80% आबादी जो है बैकवर्ड क्लासेस की है, और इस आबादी के अंदर अक़लियत के लोग जो हैं, संपूर्ण अक़लियत की जितनी आबादी है उसका 80% जो है बैकवर्ड क्लासेस में आता है। तो इन सब की भागीदारी अगर हम ईमानदारी के साथ देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम ये सभी लोग राष्ट्र के हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और पूरे तौर से राष्ट्रवादी हैं। सभी लोग राष्ट्र के हित में आगे काम करते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात रहे हैं, देखिए काका कालेलकर रिपोर्ट आप ले लीजिए, उन्होंने सर्वेक्षण किया, उन्होंने रिजर्वेशन दिया और बढ़ चढ़कर रिजर्वेशन दिया, लेकिन वो काका कालेलकर की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं की गई। उसके बाद मंडल आयोग आया। मंडल आयोग ने तो पूरे तौर से सारी आबादी का सर्वेक्षण किया और सबकी जानकारी ली अच्छे ढंग से, और बाद में जाकर के उन्होंने रिजर्वेशन दिया 27%। अगर हम सही हैं अपनी जगह पर, 27% रिजर्वेशन की बात की उन्होंने, और वो मंशा ये थी कि इस पूरी आबादी का जितना है उसको वो उसकी बेहतरी के लिए किया था, वो आगे बढ़े और उनकी हिस्सेदारी सर्विसेज में और यानी हर तरह के जो एस्पेक्ट हैं उनके अंदर उनकी भागीदारी हो। लेकिन इसके बाद में उनकी भागीदारी नहीं हुई। सबसे मेन चीज़ थी सर्विसेज में भागीदारी की बात। तो सर्विसेज की भागीदारी की बात जो थी उसके अंदर इन लोगों को भागीदारी नहीं मिली, और जब से रिजर्वेशन लागू हुआ, मंडल आयोग की बात आई, तब से इसको लगातार गिराने की बात की जाती रही।
जैसे उत्तरांचल रिजर्वेशन रखा गया, उसके बाद में इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात की गई, उसके बाद यानी जिस दिन से इसको लागू करने की बात हुई उसी दिन से रिजर्वेशन को समाप्त करने की बात भी सने सने होती रही। उसका मेन कारण ये था कि ये दबा कुचला जो व्यक्ति है, आबादी है, जिसको भागीदारी मिल रही है, वो बराबर आने की मंशा भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इनको मिले। इसीलिए और जब इनको मिल जाता तो ये जो समाज के अंदर जो जिनको अगला कहा गया है, जो आगे बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ खल रही थी। उसको समाप्त करने की बात लगातार की गई और इसको समाप्त किया। आज मौजूदा स्थिति अगर आप देख लें, रिजर्वेशन को बिल्कुल पूरी तौर से धराशायी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और इसके दो रीजन है। एक तो आपके लोग जो शासन में आए उन्होंने फ़ायदा तो लिया, बैकवर्ड क्लासेस के नाम का तो फ़ायदा लिया, अपना शासन अपनी गद्दी तो संभाली, लेकिन जहाँ देने वाली बात थी उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। ये मेरी अपनी निजी बात है, मेरी रीडिंग है, मेरी अपनी ओपिनियन है। और अब इनके और ये जो अब शासन आ गया आपका सेंटर से लेकर के यहाँ तक, उसने पूरे तौर से इसको ध्वस्त किया। और मंशा उनकी ये है कि अगर इन लोगों को बराबरी का, इन लोगों को अगर सर्विसेज में हर जगह भागीदारी हो गई तो ये आगे चल करके उनके लिए दिक्कत होगी और ये समाज सामने उठ खड़ा होगा। एक हिसाब से एंटी नेशनल सोच इन लोगों की है और इस वजह से रिजर्वेशन को समाप्त करने की और समाप्त कर दिया गया है। मेरा कहना यह है कि अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अगर अपनी हिस्सेदारी लेनी है तो उनको एकत्र होना पड़ेगा, उनको भाईचारा निभाना पड़ेगा और साथ आकर के काम करना पड़ेगा, तब जा कर के बनेगा। वरना बहुत पहले जैसा बैकवर्ड कुचला हुआ एक पीरियड में, पहले पीरियड में जा रहा था, कुचला हुआ था, उसी तरह से अशिक्षा, हर तरह की बातें उनके सामने थी, इसी तरह से फिर वहीं पर हमको भेजना चाहते हैं पूरे तौर से। और भाई जी जो सीधी सी बात ये है कि रिजर्वेशन जो हुआ जी, क्या उस रिजर्वेशन का उस अनुपात में फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? असलम साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आरक्षण हुआ, इसमें दो तरह का आरक्षण है। एक तो SC ST का रिजर्वेशन है जो संविधान लागू होने के समय से ही लागू हुआ। दूसरा रिजर्वेशन OBC के लिए देने की बात थी। तो SC ST का रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत हुई, तमाम इफ बट उनके साथ भी हुए। कभी उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, कभी कोई समस्या बता दी। उनका भी 25% केंद्रीय सेवाओं में SC ST मिला करके 25% रिजर्वेशन के अगेंस्ट आज 15 और 16% के बीच में जो है उनका अचीवमेंट है। इतने 70 सालों में ये अचीवमेंट आया, ये रिजर्वेशन का SC ST। संविधान के लागू होते ही उसके OBC जितने हैं उनका सर्वे करके, उनकी पहचान करके उसी तरह के उनको भी आरक्षण देना चाहिए था, जिससे वो भी सरकारी नौकरियों में, देश की व्यवस्था में उनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। ये करना था सरकार को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी, पहले काका कालेलकर आयोग बना सन 53 में OBC के लिए, सन 55 में उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको नहीं लागू किया। फिर ये जो है 77 में ये जनता पार्टी जब बनी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने कहा कि साहब अगर हम सत्ता में आए तो हम काका कालेलकर की संस्तुतियों को लागू करेंगे, OBC को रिजर्वेशन देंगे। ये सत्ता में भी आ गए। जब सत्ता में आ गए तो इन्होंने भी टाल मटोल किया। इन्होंने कहा कि साहब रिपोर्ट काका कालेलकर की बहुत पुरानी है, इररिलेवेंट है, लिहाजा जो है हम नया आयोग बनाते हैं। उन्होंने मंडल आयोग बना दिया और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उसको लागू होने हवाले में सन 77 के बाद से होते हवाते सन 92 में किसी तरह से लागू हुआ। तो आप कल्पना करें कि उस रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि 45 सालों तक इतने बड़े समाज को, देश के
जो रिकॉर्डेड आबादी सन 31 के सेंसस के हिसाब से 52% है, आज तो ज्यादा होगी, उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया, उनको द्वैत दर्जे का नागरिक बना के रखा, उनको जो है मशीनरी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर उनको उनका हिस्सा नहीं दिया, उनका शेयर नहीं दिया। तो ये तो ओबीसी के साथ बहुत बड़ा जो है मजाक हुआ, खिलवाड़ हुआ। और 92 से जो लागू भी हुआ, आज देख लीजिए 28-30 साल हो गए उसके लागू होने पे, आज 10% के अंदर अभी है उनका अचीवमेंट, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है अभी 10% के अंदर है। तो आप बताइए असलम साहब कि 70 जो SC/ST का 25 जिनको मिल रहा था 15-16% दे रहे हैं, और अभी 10% हो पाया है वो इसका ओबीसी का। तो टोटल अगर मिला लीजिए तो 25% हो रहा है। 25% देश की इतनी बड़ी आबादी को, जो 85-90% जिनकी तादाद है, जिसमें अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब शामिल हैं, उनको आपने क्या दे रखा? ये तो शीशे की तरह 85% को जो 25% को 25% में निपटा और दिया। कमाल की बात असलम साहब देख लीजिए कि सारी आबादी तो हमारी गरीब है, जो 30% आबादी है गरीबी रेखा के नीचे, वो हम हैं। लेकिन जिन्होंने जो देश की संपदा का 90% जिनके हाथ में है, उन सवर्णों को भी जरूरत पड़ गई साहब, हमारे यहाँ भी गरीब हैं, इसलिए इनका भी आरक्षण होना चाहिए। और ओबीसी का आरक्षण, SC/ST का आरक्षण देने में इतना ही लाहवाली, वो एक दिन में ही जो है इनका संसद और राज्यसभा दोनों उसको पारित कर देते हैं, और राष्ट्रपति का अगले दिन जो है अध्यादेश में भी दस्तखत हो जाता है। 10% कि वो उच्च वर्ग के अगड़े समाज के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोगों में भी गरीब हैं, उनके लिए 10%, जिनकी आबादी 15% अगर मान लो, मैक्सिमम 15% अगर उनकी तादाद मान ली जाए, तो 15% में से वाले को आपने 10% रिजर्वेशन दिया, और जिनको 85% रिजर्वेशन है उनको क्या दिया आप? 10% रिजर्वेशन। ये 10% यानी उनका 66% रिजर्वेशन हो गया जी। 15% का 10% ये 66% होता है। तो उनका 66% आदमी गरीबी के नाम पर ले रहा, उस पर कोई विरोध नहीं है। हाँ, SC/ST OBC को अगर उनके कोई हक मिलते हैं तो उसमें जो है एक चीज यादव जी, एक चीज जो है बहुत अहम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि कोई भी राज्य 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकता है। जी जी। तो 27% और 21.5% करीब 48% आरक्षण पहले ही से था, तो 10% आरक्षण किसमें से जोड़ा जाएगा? ये एक सोची समझी पॉलिसी है। जो रिजर्वेशन अब तक बैकवर्ड या दलित या अन्य समाज को दिया जा रहा है, उसमें से जो पॉलिसी है 50% ज़्यादा किसी भी रिजर्वेशन को नहीं लगाया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की सोची समझी पॉलिसी है कि ये जो भी रिजर्वेशन है ये बैकवर्ड से और SC/ST से ही कट करके ये सवर्ण गरीबों को रिजर्वेशन में लाया जाएगा। जो बैकवर्ड का और इसके पूर्व SC/ST का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। आरक्षण का लाभ जिस अनुपात में मिलना चाहिए था, जो 21%, 21.5% और 27% था, क्या उतना मिला कि नहीं मिला अब तक के? जो 21% SC/ST का है, 27% बैकवर्ड का है, ये आज तक कभी किसी का परसेंटेज पूरा नहीं हुआ है। जो मेरी जानकारी में है वो दलित का या SC/ST का जो भी रिजर्वेशन है वो 15% से ऊपर अब तक लागू नहीं हो पाया है। और जो बैकवर्ड का है, बैकवर्ड का भी जो 27% का कोटा है वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। जो आंकड़े आ रहे हैं 10% के, कि 10% आरक्षण अब तक के दिया गया है, तो वो सही आंकड़े हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में आंकड़े सही हैं। ये गवर्नमेंट सोच समझ करके जो पिछड़े वर्ग को या SC/ST को रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए वो लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनको सरकार आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। संविधान की जो मंशा थी
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था कि गरीब आदमी, दलित आदमी और को उसका हक मिले, वंचितों का उनका हक मिले, वो ये सरकार जब से आई है वो समाप्त करने का काम कर रही है। सभी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, रेलवे को प्राइवेट कर रही है, औद्योगिक व्यवस्थाएं हैं उनको सब प्राइवेट कर रही है, नौकरी ख़त्म कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। तो रिजर्वेशन जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है और प्राइवेट में कोई भी रिजर्वेशन प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को, दलित को, वंचित को नहीं देगा, क्योंकि वो उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, सरकार का कोई नियंत्रण है। इस वजह से रिजर्वेशन समाप्त हो गया है।